जय हिंद दोस्तों। मास्टर जी इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 7 जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा पैड प्रैक्टिस सेट में चलाया जाता है। दोस्तों इससे पहले आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 6 तक देख लिया है। आशा करता हूं कि वो क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ होगा। आज का भी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। सर्वप्रथम सती प्रथा का साक्ष्य जो है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से ही मिला है। अगला प्रश्न है, सेतु बंध के रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश के शासक थे? तो सीधा सा प्रश्न है, प्रवरसेन द्वितीय किस वंश के शासक थे? तो वाकाटक वंश के शासक थे प्रवरसेन द्वितीय। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है दोस्तों? ये चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। ऑप्शन नंबर ए, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? तो कालिदास द्वारा मालविका अग्निमित्रम के लेखक कालिदास ही हैं, विक्रमोर्वशी के लेखक कालिदास ही हैं, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक भी कालिदास हैं, जबकि जानकी हरण के लेखक कालिदास नहीं हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिहिर कुल का संबंध किससे है? मिहिर कुल का संबंध हून से है। हून से है, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी का सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो द फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो कौन सी बलबन ने उपाधि धारण की थी दोस्तों? जिल्ले इलाही की उपाधि बलबन ने धारण की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए थे? यानी कि 24 कर के स्थान पर केवल 4 कर किस शासक ने लगाए थे दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम भारत में नहर जो बनाया था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के ही शासनकाल में बना था, ये भी हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुलीगढ़ी यानी कि किलखोड़ी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी भी बनाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो हम्पी जो है दोस्तों यह बेल्लारी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक का पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। यानी कि बहमनियों से गोवा को किस विजयनगर नगर के शासक ने छीना था, जीता था दोस्तों? तो हरिहर दूत ने। ऑप्शन नंबर बी। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है। अगर अभी से आप बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं तो यकीन मानिए आपको डबल स्टार मिलना तय हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को प्रारंभ किया था? तो कूका आंदोलन का प्रारंभ भगत जवाहर मल द्वारा किया गया था। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा से इसको देख लेते हैं और सूची 1 और सूची 2 को मिलान हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं बुद्धो भगत है, तो बुद्धो भगत किससे संबंधित है? कोल बगावत से यानी कोल विद्रोह से। सिंधु कानू किससे संबंधित है? तो सिंधु कानू जो संथाल विद्रोह से संबंधित है। वहीं टूटी मीर किससे संबंधित है? तो टूटी मीर वरासत विद्रोह से संबंधित है। अगला है गंगा नारायण किससे संबंधित है? तो गंगा नारायण जो है दोस्तों ये संबंधित है भूमि विद्रोह से। और शरीयत उल्लाह किससे संबंधित है? तो फरायजई आंदोलन से शरीयत उल्लाह संबंधित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट 13 नंबर प्रश्न है, इसे रोक कर एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न विद्रोह में से कौन एक 1816 में प्रारंभ हुआ और 1832 तक चला? तो कौन सा वो विद्रोह था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कच्छ विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो पागलपंथी जो विद्रोह था दोस्तों ये गारों का विद्रोह था। अगला प्रश्न है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजर बरो को। 1908 के छोटा नागपुर के कास्ट अधिनियम ने किस पर रोक लगाई थी दोस्तों? तो यह रोक लगाई थी बैठक बेगारी पर।
बैठ बेगारी पर 1908 के छोटा नागपुर कस्त अधिनियम ने रोक लगा दी थी। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन हैं? तो हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, यह स्थगित नहीं होने वाला होता है, यानी कि समाप्त होने का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति किसे मनोनीत कर सकता है दोस्तों? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। अगला नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर यहाँ पर चुनना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही है। जहाँ से अभ्यर्थियों को निर्वाचित किया जाता है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदान का पंजीकृत होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं हो, तो 1 और 3 यहाँ पर सही होने वाला है। तो देख लेते हैं दोस्तों 1 और 3 किस में है। तो देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, 22 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो भारत के संविधान में क्या कथित है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही है। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है? तो संसद के अधिकारों में कौन सा सम्मिलित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं अध्यक्ष लोकसभा बिल्कुल सही, उपाध्यक्ष लोकसभा बिल्कुल सही, महासचिव लोकसभा बिल्कुल सही, अध्यक्ष राज्यसभा बिल्कुल सही, यानी कि सही उत्तर यहाँ पर चुनना है। तो चारों का चारों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है तथा तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? संसद राज्य सूची के विषय पर कानून कब बना सकता है दोस्तों? तो सही उत्तर हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन जरूर दबा दें दोस्तों। तो 25 का यहाँ जो सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 253 के तहत राज्यसभा पर कानून बना सकता है, राज्य सूची पर कानून बना सकता है। 26 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? तो कम से ज़्यादा 1 घंटे हो सकती है शून्यकाल की अवधि। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोक सकती है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। तो देख सकते हैं भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत की जाती है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। लोकसभा तथा राज्यसभा के प्रमुख संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी, बिल्कुल सही है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग यानी कि निरसन जिसे कहते हैं दोस्तों, बिल को पारित करने के लिए हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों का तीनों यहाँ पर कथन सही है। तो यहाँ ढूंढना है कि कौन सा कथन सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों का तीनों कथन यहाँ पर सही है। 29 नंबर प्रश्न है, भारत के संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत के संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? कैसे व्यय कर सकता है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा संसदीय स्वीकृति से पूर्व। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं है? तो धन विधेयक के उपबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
सॉरी दोस्तों, इसका सही उत्तर जो होगा ये हो जाएगा जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया है, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? कितने माह तक पड़ा रह सकता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 माह से अधिक तक नहीं। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो कब प्रस्तुत किया जाता है? तो ये आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। 35 नंबर प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो सही अवरोही क्रम यहाँ पर जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा सबसे पहले कोच्चि, कोलकाता, पटना, उसके बाद दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो भारत में सुनामी वार्निंग जो सेंटर है यह हैदराबाद में है। भारत को किसने भूकंप जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? कितने? तो 39 का यहाँ जो सही उत्तर होगा 4 भूकंप जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है भारत को। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाओं को पछवा पवन कहते हैं। बिल्कुल सही है। भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने के लिए आर्द्र वायु संहिता मॉइस्ट ईयर मैसेज पछवा पवन कहलाती है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों कथन इसका सही हो जाएगा। हम लोग पहले ऑप्शन इसका देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका जो कथन होगा कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। 41 नंबर प्रश्न है, चलन क्रिया किसका परिणाम है? तो चलन जो क्रिया है यह पर्वत निर्माणीकरण बल का परिमाण है। अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? तो रिंग ऑफ जो फायर है दोस्तों यह भूकंप से संबंधित है। सही है। ज्वालामुखी से भी संबंधित है। सही है। प्रशांत महासागर से भी संबंधित है। तो 1 और 2 और 3 तीनों से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो राइन नदी के किनारे कौन अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट। माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है? तो माउंट टिटलिस जो स्थित है दोस्तों ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। तिब्बत के पठार की समुद्र तल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। राजाओं की घाटी अवस्थित है। तो राजाओं की घाटी की अगर बात करें दोस्तों तो यह मिस्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का कार्योजनिक संकेतन प्राप्त किया जाता है? तो यह किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह हो जाएगा आइस कोर से। जुगाली करने वाले पशुओं में जिस ग्रीन हाउस गैस का निष्करण होता है वह कौन सा है? तो यह मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो 49 का यहाँ जो राइट आंसर होगा दोस्तों यह हो जाएगा न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो वन का संवर्ग इनमें से कौन सा नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसकी गतिविधियों से पैदा होता है? तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ये मानवीय गतिविधियों से पैदा होता है। सीसा उद्योग कहाँ स्थापित है? तो सीसा उद्योग उपरोक्त में से सभी पटना, भागलपुर, दरभंगा तीनों में स्थित है। किस देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो किस देशों की मुद्रा होती है दोस्तों? तो यह विकसित देशों की मुद्रा प्रायतः हार्ड करेंसी होती है। निम्न आय समूहों को दिए गए अत्यल्प राशियों का ऋण क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? तो ये सूक्ष्म ऋण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो 55 का यहाँ जो सही उत्तर होगा खाद्यान्न से संबंधित है। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के नियामक संस्था है? तो ट्राई जो है दोस्तों यह दूरसंचार से संबंधित है। कराधान एक उपकरण है
तो कराधान एक उपकरण जो है दोस्तों ये राजकोषीय नीति का उपकरण है। आर एन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, तो आर एन मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बीमा क्षेत्र से। ट्रिप्स और ट्रिम्स पद का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा WTO से। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्र खेल है? तो टेबल टेनिस जो है दोस्तों यह चीन का राष्ट्र खेल है, ऑप्शन नंबर सी। FICCI यानी फसाई का पूर्ण रूप क्या है? तो फसाई का यहाँ जो पूर्ण रूप होगा दोस्तों ये हो जाएगा फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर ए फसाई का पूर्ण रूप है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय के तौर पर विनोबा भावे को जाना जाता है। निम्न में कौन हाइड्रोनियम आयन है? तो हाइड्रोनियम आयन की अगर बात करें तो यह H3O+ हो जाएगा। अगला प्रश्न है H2O और जलीय NaOH से भरी परख नलियों में विलयनकों का विभेद किया जाता है। तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा लाल लिटमस द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, ऑप्शन नंबर बी। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन धातु HCl या NOH विलयन से अभिक्रिया कर H2GAS मुक्त करता है? तो 67 का यहाँ जो सही उत्तर होगा दोस्तों ये हो जाएगा जिंक। 68 नंबर प्रश्न है जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयन कैसा होता है? तो जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का जो आयन होता है यह आंशिक रूप से होता है यानी कि कम होता है। आयोडीन युक्त नमक क्या है? तो आयोडीन युक्त जो नमक है दोस्तों यह NaCl+ KiO3 NaCl+ Ki है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? तो सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। निम्न में कौन सा एक क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा? तो क्षारीय ऑक्साइड यहाँ पर कैल्शियम बनाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रबल अम्ल वह होता है, तो प्रबल अम्ल वह होता है दोस्तों जो जल से अधिक आयनित होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से ऐसा यौगिक जिसे अवकारक कहते हैं, तो ऐसा यौगिक जिसे अवकारक कहते हैं दोस्तों यह कौन होगा? तो लुईस क्षार हो जाएगा। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। सूर्य के प्रकाश का रूपांतरण किस रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है जो हमारे उपापचय से सीधे प्रयोग में आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ATP। ATP को ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? तो मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है, ऑप्शन नंबर डी। अंतःश्वसित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो ऑक्सीजन का प्रतिशत यहाँ पर 21% से 16.4% होता है। अगला प्रश्न है जीवाणुओं में श्वसन से क्या उत्पन्न होता है? तो जीवाणुओं में श्वसन से उत्पन्न जो यहाँ पर होता है दोस्तों ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ATP, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है ऑक्सीश्वसन के अंतिम उत्पाद होता है? तो ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। अगला प्रश्न है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन का वहन करता है? तो 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है यह 1.34 ml ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ग्लाइकोलिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लाइकोलिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तिलचट्टे में श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं? तो तिलचट्टे में श्वसन के लिए स्पायरोकिल्स पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो यह कौन सी प्रक्रिया है? तो यह विसरण प्रक्रिया द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। 84 नंबर प्रश्न है इनमें कौन ऑक्सीश्वसन नहीं है? तो ऑक्सीश्वसन इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो लाल रक्त कण जो है ऑक्सीश्वसन नहीं है।
मनुष्य के फेफड़ा कितने भागों में बटे होते हैं? तो मनुष्य का जो फेफड़ा होता है दोस्तों, यह मुख्यतः 5 भागों में बटे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आसंजक बल का अभाव। ऑप्शन नंबर ए। एक द्रव बूंद गोली आकार धारण कर लेता है, तो गोली आकार कब धारण कर लेता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से भार रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि यह जो है दोस्तों वायु दाब घटा लेता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न की बात करें, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो वह किस बात का द्योतक होता है? तो यह आंधी या झंझावट की संभावना का द्योतक होता है। ऑप्शन नंबर सी। तभी हम लोगों ने बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है, पैड प्रैक्टिस सेट दोस्तों, उसका प्रैक्टिस सेट 7 देखा। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 6 तक अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है दोस्तों तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।